नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा, वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य पाने के लिए सरकारी वित्त पोषण बेहद अहम। दिल्ली के निकट पाए गए पुरापाषाण कालीन गुफा चित्र सर्वाधिक प्राचीन हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक को नियुक्त किया जाएगा। एक रिपोर्ट से जानवरों में प्रयुक्त रोगाणुरोधी और मनुष्यों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बीच सकारात्मक संबंध का पता लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए मानव जीनोम संपादन पर नई अनुशंसाएं जारी की हैं। राइट टू रिपेयर मूवमेंट ई अपशिष्ट उत्पादन की समस्या का समाधान प्रदान करेगा। और अब खबरें विस्तार से। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा, वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य पाने के लिए सरकारी वित्त पोषण महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी भारत में 20 मिलियन परिवारों और ग्रामीण भारत में 30 मिलियन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। इसके बाद सरकार ने लक्ष्य में कुछ कमी करते हुए वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 21.4 मिलियन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 11.2 मिलियन इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया था। अप्रैल 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से 19.55 मिलियन आवासों को मंजूरी दी गई थी और 14.16 मिलियन आवासों को पूर्ण किया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 11.2 मिलियन आवास इकाइयों में से अब तक केवल 43% का ही निर्माण कार्य किया गया है। इनके कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले वित्त पोषण अंतराल को समाप्त करना इसका एक अहम मुद्दा है, जो कि अगले 18 महीनों में 1.24 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड महामारी योजना के निष्पादन को और अधिक प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दे हैं, जैसे भूमि की कमी, भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे का अभाव, देरी से परियोजना का अनुमोदन, कच्चे माल और श्रम की बढ़ती लागत, अनुरक्षित संपत्ति रिकॉर्ड आदि। और अगली खबर पुरातत्व से संबंधित है। दिल्ली के निकट पाए गए पुरापाषाण कालीन गुफा चित्र सर्वाधिक प्राचीन हो सकते हैं। आपको बता दें कि पुरातत्वविदों ने दिल्ली के पास गुफा चित्रों की खोज की है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की क्वार्टजाइट चट्टानों और हरियाणा में मांगर बणी नामक पवित्र वनों के बीच पाए गए इन चित्रों के उच्च पुरापाषाण युग के होने की संभावना है। अरावली निम्न पुरापाषाण काल से आरंभ होने वाले प्रागैतिहासिक अवशेषों के लिए जानी जाती है। शैल चित्रों में समृद्ध मध्य भारत और अन्य स्थानों के विपरीत इससे पहले अरावली में कोई शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए थे। मांगरबणी गुफा चित्रों की विशेषताओं की बात करें तो गुफा चित्रों में मानव आकृतियों, जानवरों, पत्तियों और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र शामिल हैं, जो भारत में सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात गुफा कलाओं में से एक है। ये चित्र मध्य पाषाण युग के हैं, जो कि लगभग 10,000 वर्ष पहले के हैं। मांगरबणी गुफा के अधिकांश चित्रों का रंग गेरू है, लेकिन कुछ श्वेत भी हैं। गेरू मिट्टी जैसे रंग का होता है। इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। आमतौर पर ये मृतिका से युक्त हल्के पीले या भूरे या लाल रंग में होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मांगर गुफा कला 20,000 से 40,000 वर्ष पुरानी है। इन गुफाओं का महत्व ये है कि पुरातत्वविद इन चित्रों को सुवनियन संस्कृति यानी सोन घाटी की निरंतरता से जोड़कर देखते हैं। सुवनियन भारतीय उपमहाद्वीप के शिवालिक क्षेत्र में निम्न पुरापाषाण काल की एक पुरातात्विक संस्कृति है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC को नियुक्त किया जाएगा। कारगिल समीक्षा समिति की अनुशंसा के 2 दशक के बाद केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य भारत की सुरक्षा, संरचना और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करना है। NMSC असैन्य और सैन्य समुद्री क्षेत्रों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करेगा।
ये समुद्री सुरक्षा क्षेत्र पर सरकार का प्रमुख परामर्शदाता होगा। समुद्री सुरक्षा आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के समुद्री पोतों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक सामान्य शब्द है। जिन खतरों से जलयानों और समुद्री अभियानों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उनमें आतंकवाद, समुद्री जलदस्युता, डकैती, वस्तुओं और लोगों की अवैध तस्करी, अवैध मत्स्यन और प्रदूषण शामिल है। NMSC का काफी महत्व है क्योंकि इससे दक्षता में सुधार होगा, क्योंकि नौसेना, तटरक्षक बल और राज्य समुद्री बोर्ड सभी ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्र के साथ बिना किसी सहयोग के कार्य करते हैं और उनमें लगातार एक दूसरे के साथ समन्वय का अभाव भी रहता है। इसके अलावा समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा में भी इसका महत्व होगा। आपको बता दें कि चीन भारतीय समुद्री क्षेत्र के माध्यम से अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट तक पहुंचने की योजना बना रहा है। NMSC का निर्माण एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन का भाग है, जिसमें क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास यानी सागर, डीप ओशन मिशन और सागरमाला परियोजना भी शामिल है। एक रिपोर्ट से जानवरों में प्रयुक्त रोगाणुरोधी और मनुष्यों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बीच सकारात्मक संबंध प्राप्त हुए हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR तब उत्पन्न होता है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं और दवाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं करते। इससे संक्रमण का उपचार करना कठिन हो जाता है। EU सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और अन्य द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में प्रतिजैविक दवाओं को 6 वर्गों में बांटा गया है। सेफ्लोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन, पॉलीमिक्सिन, एमिनोपेनिसिलिन, मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन का विश्लेषण किया गया है। ये WHO के अवेयर यानी एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व वर्गीकरण का भाग है। रिपोर्ट में ई कोलाई, के न्यूमोनिया, एस ऑरियस और सी जेजुनी में AMR पर डेटा को शामिल किया गया है। ई कोलाई और के न्यूमोनिया संक्रमण उत्पन्न करने वाले सामान्य जीवाणु हैं और एस वॉरियस तथा सी जेजुनी खाद्य जनित जीवाणु हैं। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषता ये है कि ये खाद्य जीवों में रोगाणुरोधी का उपयोग जानवरों के साथ साथ मनुष्यों में भी AMR से संबंधित है। रोगाणुरोधी अभिकारकों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने और मनुष्यों और खाद्य उत्पादक जीवों दोनों में संक्रमण नियंत्रण एवं रोकथाम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। AMR के निवारण के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम कार्यक्रम, दवाओं के लिए रेड लाइन मीडिया अभियान प्रारंभ किया गया, AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई है। भारत ने WHO की वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी प्रणाली में नामांकन दर्ज करवाया है और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पशुओं से प्राप्त खाद्य में प्रतिजैविक अवशेषों की सीमा जारी की है। राइट टू रिपेयर मूवमेंट ई अपशिष्ट उत्पादन की समस्या का समाधान। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत का अधिकार सरकारी कानून की आवश्यकता का एक संदर्भ है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत और उन्हें रूपांतरित करने की क्षमता प्रदान करना है। इस आंदोलन का प्रारंभ 1950 के दशक से माना जाता है। ये अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग से शुरू हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि राइट टू रिपेयर की आवश्यकता क्यों है। अब समय की ये मांग है कि हमें ई अपशिष्ट के प्रबंधन को अपनाना होगा। ई अपशिष्ट कोई भी ऐसा विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो चलन या उपयोग से बाहर हो जाता है। ये विषाक्त रसायनों की वजह से विशेष रूप से खतरनाक होता है। ये रसायन ई अपशिष्ट को किसी गड्ढे में दबाने पर इसके भीतर की धातुओं से स्वाभाविक रूप से निक्षालित हो जाते हैं। नियोजित अप्रचलन, साधारण शब्दों में कहें तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एक समय तक प्रयोग करने के बाद में टेक्नोलॉजी बदल जाने की वजह से या फिर कई बार उपकरणों को विशेष रूप से सीमित समय तक के प्रचलन के लिए डिजाइन किया जाता है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होती है। तो इस अभियान के तहत छोटी मरम्मत की दुकानों के लिए व्यवसाय को प्रोत्साहित करना शामिल है। हालांकि इससे संबंधित कई चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। तकनीकी कंपनियों की बौद्धिक संपदा को थर्ड पार्टी की मरम्मत सेवाओं के लिए उपलब्ध कराने से शोषण का मार्ग खुल सकता है। साथ ही उनके उपकरणों की सुरक्षा और कुशलता प्रभावित हो सकती है। इससे उपकरण साइबर हैकिंग और संबद्ध गोपनीयता संबंधी चिंताओं के प्रति अधिक वल्नरेबल हो सकते हैं। ई अपशिष्ट के लिए भारत द्वारा कई पहलें की गई हैं, जैसे डिजिटल इंडिया के तहत ई अपशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किए गए हैं। ई वेस्ट क्लिनिक अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान में सक्षम बनाता है।
आइए अब बात करते हैं जीनोम संपादन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए मानव जीनोम संपादन पर नई अनुशंसाएं जारी की हैं। WHO ने मानव जीनोम संपादन अभिशासन के लिए एक फ्रेमवर्क और मानव जीनोम संपादन अनुशंसाएं शीर्षक से 2 रिपोर्ट जारी की हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स लोक स्वास्थ्य के लिए एक साधन के रूप में मानव जीनोम संपादन स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रथम वैश्विक अनुशंसाएं प्रदान करती हैं। साथ ही सुरक्षा, प्रभावशीलता और नैतिकता पर भी बल देती हैं। सुदृढ़ निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता की बात करें तो मानव जीनोम को संपादित करने के लिए CRISPR-Cas9 जैसे उपकरणों के हालिया अनुप्रयोग सुरक्षा, लक्ष्य से अलग प्रभाव, सूचित सहमति, जीन संपादित बच्चे, न्याय और समता आदि जैसे नैतिक मुद्दों को उत्पन्न करते हैं। मानव जीनोम संपादन अनुशंसाएं रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं के तहत अवसरों और चुनौतियों के संदर्भ में WHO और उसके महानिदेशक द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। मानव जीनोम संपादन रजिस्ट्रियां बनाई जाएंगी। इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रजिस्ट्री में शामिल करने से पहले उपयुक्त अनुसंधान नैतिकता समिति ने नैदानिक परीक्षणों की समीक्षा और अनुमोदन किया है। इसमें बौद्धिक संपदा को भी महत्व दिया गया है। ये मानव जीनोम संपादन प्रयासों तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगी। नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का निर्माण किया गया है जिनका WHO द्वारा उपयोग किया जाएगा। वहीं मानव जीनोम संपादन अभिशासन रिपोर्ट एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसके तहत एक अभिशासन ढांचा विकसित करना जिसे उभरती प्रौद्योगिकियों के अभिशासन में निहित उत्तम प्रथाओं से ग्रहण किया जाएगा। ये ढांचा इन उत्तम प्रथाओं को विशेष रूप से मानव जीनोम संपादन पर लागू करेगा। ये सभी स्तरों जैसे कि संस्थागत, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करने वालों की सहायता करने का लक्ष्य रखता है। मानव जीनोम संपादन तकनीक की बात करें तो मानव जीनोम संपादन प्रौद्योगिकियों का एक समूह है। ये वैज्ञानिकों को किसी जीव के DNA को बदलने और किसी विशेष स्थान पर आनुवांशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत की संप्रभु रेटिंग। विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने BBB पर भारत की संप्रभु रेटिंग की पुष्टि की है। BBB रेटिंग से प्राप्त दायित्व पर्याप्त सुरक्षा मानकों को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां या बदलती परिस्थितियां दायित्वकर्ता की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता या दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के कमजोर होने का कारण बन सकती हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध पूर्वाग्रह का आरोप लगाया गया था। भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भूटान अपने त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड के लिए भारत के UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। आपको बता दें कि ये व्यापारिक स्थलों पर भीम UPI स्वीकार करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश भी है। भीम UPI सुरक्षित, आसान और त्वरित डिजिटल भुगतान के लिए भारत की वास्तविक समय डिजिटल भुगतान प्रणाली है। भीम एप्लीकेशन वर्ष 2016 में बनाया गया और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित है। ये कई बैंक खातों को एकल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी UPI ID से संचालित करता है। इसके अंतर्गत कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे केवल मोबाइल नंबर या UPI ID के माध्यम से तत्काल बैंक टू बैंक भुगतान, बिल भुगतान, स्कैन और भुगतान रिक्वेस्ट मनी आदि। हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना। राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम NTPC की 100% सहायक कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत लेह में हाइड्रोजन बसों को संचालित करके देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना और एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई और सोलर संयंत्र की संस्थापना की जानी है। हरित हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पन्न करके विद्युत उपघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन है। ये जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करके प्राप्त की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा NTPC REL गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने जा रही है। विशालकाय पांडा। चीन ने घोषणा की है कि विशालकाय पांडा अब वनों में संकटग्रस्त नहीं है। मध्य चीन के पर्वतीय अंचलों में बांस के वनों में रहने वाले विशाल पांडा को पांडा भालू के रूप में भी जाना जाता है। वनों में अब 1800 विशाल पांडा हैं। 5 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने विशाल पांडा को अपनी एंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची से हटा दिया था और उन्हें वर्ष 2016 में वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया था।
ट्रेन से हाथियों की मौत। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2020-21 के बीच संपूर्ण भारत में ट्रेनों से दुर्घटना में कुल 186 हाथियों की मौत हुई। इस संदर्भ में कई उपाय किए गए, जैसे रेल मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के बीच स्थायी समन्वय समिति की स्थापना की गई। हाथियों की उपस्थिति पर लोको पायलट को सचेत करने के लिए चिन्हक बोर्ड, रेलवे ट्रैक के समानांतर वनस्पति की सफाई आदि कार्य किए जा रहे हैं। हाथियों के लिए सुरक्षित मार्ग के निर्माण, जैसे अंडरपास और ओवरपास के साथ एलिवेटेड रेलवे ट्रैक ढलानों को मॉडरेट किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हाथी से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 212.49 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सुपर फ्लूइड हीलियम में FeB की 2 किस्मों की खोज की है। FeBs तरल हीलियम में नैनोमीटर आकार की गुहाएं होती हैं, जिनमें केवल अल्प मात्रा में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। FeBs किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और अवस्थाओं और उनके बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए उपयोगी मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। FeBs ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच अंतःक्रिया पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है। कोंगू नाडू, ये सामान्य तौर पर पश्चिमी तमिलनाडु के एक भाग के रूप में प्रयोग होने वाला नाम है। इसका नाम कोंगू वेलाला गोंडर, जो कि इस क्षेत्र में एक प्रमुख अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय है, इसके नाम से लिया गया है। शिलप्पादिकारम और संगम युग की कविताओं जैसे प्राचीन तमिल साहित्य में भी कोंगू क्षेत्र का उल्लेख है। कोंगू शब्द का मतलब तरंगित भूमि से है। ये एक प्रकार की गैर उपयुक्त भूमि को दर्शाता है। 2वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक कोंगू क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को विजित कर गंग वंश के शासन के अधीन लाया गया था। इसमें रहने वाली प्रजा में से अधिकतर जैन धर्म के अनुयायी थे। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्वों के बारे में। श्रीमंत शंकरदेव। हाल ही में असम मवेशी संरक्षण विधेयक में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा बनवाए गए मंदिरों और सत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म असम के नगांव जिले के बटात्रवा में सितंबर 1449 में हुआ था। इन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत एक नई वैष्णव परंपरा की स्थापना की थी। सत्रीय नृत्य की शुरुआत की थी, जो भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है। इन्होंने एकल अभिनय नाटक की एक शैली अंकिया नाट की नींव रखी थी। इनकी काव्य रचनाएं हैं कीर्तन घोष, हरिश्चंद्र उपाख्यान, बलि चलना आदि। अमृता शेरगिल। हाल ही में अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग बेची गई है और ये किसी भारतीय की दूसरी सबसे महंगी कलाकृति बन गई है। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। इनकी मृत्यु वर्ष 1941 में 28 वर्ष की आयु में हुई थी। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं। भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय कला खजाने की मान्यता प्रदान की है। ये एक ऐसा सम्मान है जो उनकी कला को देश से बाहर ले जाना अवैध घोषित करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।